So today we will be looking after to this particular answer shared by one of the student in the Telegram channel. So there are two questions overall, and we will see it one by one. Just a moment. I'm not getting pain here to check the answers, but okay. Anyway, we'll proceed with the. ठीक है. Anyway, चलो we'll start without wasting a time. See, this particular copy has a certain two answers, so we'll evaluate that much. First question is critically examine the Hume's views on the relation of cause and effect. एक फेवरेट क्वेश्चन होता है इन अगर आप प्रीवियस ईयर पे भी देखो तो यूपीएससी के ह्यूम के एस्पेक्ट में ये क्वेश्चन कि उनका कॉजलिटी क्या है, किस तरह से वो कॉजलिटी को देखते हैं, उनके ओपिनियंस क्या है. तो क्रिटिकली एग्जामिन जब लिखा होता है तो इसका सिंपल मीनिंग ये है कि उसके कुछ एनालिसिस भी होना चाहिए कि कितना सही ऑब्जर्वेशन ह्यूम का था. टू व्हाट एक्सटेंट दैट द ह्यूम्स जो क्लेम था कॉजलिटी के बारे में कि जो वो साइकोलॉजिकल हैबिट के बारे में उसको रिलेट करते हैं कि देयर इज नथिंग कॉल्ड इन रिलेशन इन रियलिटी एज सच which we refer to as an cause and effect, but how they are depending on our individual psychological habits, ऐसा वो बताते हैं. ये हम सबको अच्छे से पता है, लेकिन इसका क्रिटिकल एनालिसिस कि किसी ने इसके ऊपर कुछ कहने की कोशिश की है क्या, कांट ने इसके ऊपर कुछ काम किया है क्या, या उन्होंने अपने फिलोसॉफी में इसके ऊपर एज ए सॉल्यूशन की कुछ बात की है क्या, तो ये सब आना चाहिए. हालांकि एक जो हमारा जितना भी लिटरेचर हमने पढ़ा या आपने भी पढ़ा होगा तो एक बात हमें दिखाई दी है कि ह्यूम के इस आर्गुमेंट को किसी ने भी इतना यानी स्ट्रांगली क्रिटिक ये नहीं किया है, क्रिटिसाइज किया है कि जो इसके आर्गुमेंट को रिफ्यूट कर पाए. इन शॉर्ट, ह्यूम का जो ये आर्गुमेंट है कॉजेलिटी का, ये उतना ही वैलिड है, उतना ही रीजनेबल भी है. ठीक है, तो चलो देखते हैं कैंडिडेट ने क्या लिखा है. Empiricist philosopher Hume rejects the philosophical theory of causation, which says that there is necessary and invariable relation between cause and effect. So he definitely rejects it. Underline proper words को किया है कैंडिडेट ने. So आगे देखते हैं. He says that such a relation between cause and effect can never be pursued through a priori reasoning or demonstrations because of the following reasons. तो फॉलोइंग रीजंस ऐसा चाहिए था क्योंकि ये अ, कैसे क्या बीइंग एन एम्पेरिसिस्ट दे हैव यूटिलाइज्ड द रीजनिंग फैकल्टी, ये भी इसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए फिर. सो अप्रियोरी रीजनिंग इज causality can't be perceived only by perceiving the cause. For example, the man who never experienced hotness of fire can't perceive any necessary relation between fire and hotness by just perceiving the fire. Hence, fire can't help in deducing hotness from it. तो ये अप्रियोरी रीजनिंग यानी उसका कोई प्रायर जैसे एग्जिस्टेंस उसका जो होता है नॉलेज का कि फायर देख के, तो ये कैंडिडेट ने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है. देन डेमोन्स्ट्रेशंस, ह्यूम बिलीव दैट mathematical propositions are meaningful because they lead to some definite outcome. There is a invariable relation, but ये वर्ड समझ में नहीं आ रहा मुझे. Okay, can demonstrate that the
फूड इनवेरिएबली लीड्स टू द प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन। अच्छा ओके, ये एक्सपीरियंस के बेस पे है एक रीजन। फॉर ह्यूम द बेस ऑफ द कॉजालिटी इज लॉ ऑफ एसोसिएशन। यस, गुड। ड्यू टू द frequent observation of cause and effect happening one after other, the idea of association of cause and effect occurs. Hence, it is only through habit और कस्टम, कस्टम की स्पेलिंग थोड़ा सा आपने ये करना चाहिए, दैट द सेल्फ बंडल ऑफ सेंसेशंस। अब ये ज़रूरत नहीं थी वैसे, बट ठीक है, एसोसिएट्स कॉज एंड इफेक्ट टुगेदर, क्योंकि आपने थोड़ा सा यहाँ पे सेल्फ के अंदर बंडल ऑफ सेंसेशंस लिख दिया, इसका मतलब ये है कि फिर वहाँ पे थोड़ा और ये क्यों लिखा आपने, ये सवाल पैदा हो जाता है कि देखो दोनों चीज़ें सिग्निफिकेंटली हमें यूज़ करके आनी चाहिए कि हमारा जितना नॉलेज है, जो हमें पता है, वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जा रहा है या कुछ हम ज़्यादा लिखने की कोशिश कर रहे हैं इन ऑर्डर टू जस्ट इम्प्रेस द इवैल्यूएटर। तो वो थोड़ा सा कंट्रोल करना है, वो इमोशंस जो होते हैं हमारे। मैं समझ सकता हूँ कि हमें लगता है कि मैं लिख दूँ, लेकिन देखिए कुछ सेंस बनता है क्या, क्योंकि आप अगर सेल्फ को बंडल ऑफ सेंसेशन लिखते हो, अगेन वो एक एक नीड डेवलप हो जाती है ऑटोमेटिकली कि व्हाई यू आर कॉलिंग इट बंडल ऑफ सेंसेशन, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। एक लाइन में तो भी आपने फिर भी उसको एक्सप्लेन या एलैबोरेट करना चाहिए। ओके, सो अननेसेसरीली कोई नए रास्ते ओपन नहीं करने, एक ही रास्ते से चलने का काम हमने करना है। फॉर हिम बेसिस ऑफ, आप एक ही चीज़ यहाँ पे कि थोड़ा पैराग्राफ प्रॉपर बनाइए और फिक्स्ड साइज के बनाइए। ऐसा नहीं कि हमने थोड़ा सा रैंडमली एक स्ट्रेच कर दिया एक पैराग्राफ को, बाकी छोटे लिखते रहे, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती। प्रेजेंटेशन की बात है ये। फॉर हिम बेसिस ऑफ कॉजलिटी इज ओनली साइकोलॉजिकल नेसेसिटी। यही हमने स्टार्टिंग में बात की थी। 10 कॉजिशन इज अज्यूम्ड बट अल्टीमेटली अननोएबल। ओके, तो इनका ये जो क्लेम है ये यहाँ पे प्रॉपरली कैंडिडेट ने मेंशन किया है। ऑल्सो ह्यूम ट्राइज टू सेव मैथमेटिकल प्रपोजिशंस एज मीनिंगफुल by saying that propositions of causality can't be known also because future events remain unknown to us. Okay, good. ये पॉइंट अच्छा आपने ऐड किया मैथमेटिक्स से। This argument can be compared with the argument given by Charvaka for the refutation of inference. Okay, ये आपने कंपैरिजन किया है इंडियन फिलोसॉफी के साथ। गुड। All judgments of causality are synthetic. Kant has postulated that causality is nothing more than a category of thought. हाँ, ये मेन था। How he demonstrated that efforts to provide the empirical proof of causation relation in circuit. ओके, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये बनती है कि आपने ये लिखना चाहिए था कि कांट ने जो एक कोशिश की है इसका सॉल्यूशन निकालने के प्रयास जो किया है, somehow it has not really considered as a strong in against of what the Hume has suggested regarding the causality. तो कांट ने क्या किया, तो बस उसको जिस प्रकार से ह्यूम ने कहा है उसको रिफ्यूट ना करते हुए, बस ही हैज टेकन अ न्यू वे, यानी एस्केपिज्म जिसको मानते हैं हम लोग, कि जहाँ पे उन्होंने एक नया रास्ता ढूंढा है और वहां पे उसको लेके चले गए। हालांकि ह्यूम के आर्गुमेंट को उन्होंने रिफ्यूट नहीं किया तगड़े आर्गुमेंट के साथ। ओके, तो ये हम लिख सकते थे एंड में कि इन दैट पर्टिकुलर रेफरेंस टू द कॉजलिटी ऑफ ह्यूम, ही इज लाइक अ इंड्यूबिटेबल, जिसके ऊपर कोई डाउट नहीं ले सकता, इट्स प्रूवन इन दैट सेंस, ऐसा। तो ये हम लिख सकते थे। बाकी ओवरऑल आपका आंसर राइटिंग अच्छा है और थोड़ा सा इस पे काम करिए पैराग्राफ्स पे। बाकी कंटेंट में तो मुझे इधर उधर वैसे थोड़ा सा कम ज़्यादा था, बट इतना भी नहीं कि हम उसको ये करें। 15 में से आपको 6 to 6.5 मार्क्स डेफिनेटली मिल सकते हैं। इम्प्रोवाइजेशन के लिए जो मैंने कुछ अभी कांट के रेफरेंस में पॉइंट बताया, क्रिटिसिज्म या ह्यूम का जो कंट्रीब्यूशन है इस रेफरेंस में कि कोई इनडिब्यूटेबल है वो, ऐसा ये भी हम लिख सकते थे। तो ये ओवरऑल इसमें ओके लग रहा है मुझे आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, असेस्ड परसेप्ट 10 मार्क्स। एक सिंपल है, राइट अ शॉर्ट नोट। सो इसमें क्या आना चाहिए, तो वी ऑल नो इट इज सिंपली बर्कलेज क्रक्स ऑफ इट्स फिलोसॉफी, राइट, कि जो एसेइस्ट पर जो परसीव होता है वही रियलिटी माननी चाहिए उसको। तो इससे रिलेटेड यही भी आर्गुमेंट्स बार बार आते हैं कि जो परसीव नहीं हो रहा है उसके एग्जिस्टेंस का क्या। ओके, तो वो भी पॉइंट आना चाहिए। और डेफिनेटली बर्कले का सब्जेक्टिव आइडियलिज्म, उसमें क्या क्या चैलेंजेस है, उसका रिलेटिव नेचर विद दी बुद्धिज़्म का जो एक स्कूल है, स्वतंत्रिका, उसके साथ एक थोड़ा कंपैरेटिव एनालिसिस हम इसमें ये सब दे सकते हैं। ठीक है, हालांकि सब्जेक्टिव आइडियलिज्म
स्पेसिफिकली देखा जाए तो हम्म, जो वेस्टर्न फिलोसॉफी में जो जैसे रियलिज्म है, ओके, उसके बाद कंसेप्चुअलिज्म जो है, तो कंसेप्चुअलिज्म वाले लोग स्पेसिफिकली सब्जेक्टिव आइडियलिज्म की कैटेगरी में आते हैं, तो वो भी एक कंपैरेटिव एनालिसिस आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, एनीवे देखते हैं। द लिटिल मीनिंग ऑफ दिस, आपका ये जो ई है वो आर लगता है, थोड़ा सा इसमें कुछ कोशिश करिए कि आर ना लगे, वो ई लगे। ठीक है, तो वो ई एंड आर नीड टू बी डिफरेंशिएटेड, बट परसेपी इज, क्या लिखा है कैंडिडेट ने, द लिटरल मीनिंग ऑफ ऐसे इज टू परसे, हाँ ओके, इज टू बी परस्यूड, इट इज expounded by the empiricist philosopher Berkeley. Fine, introduction was nice. It means that क्योंकि कभी भी एक्सपेक्ट होता है कि कैंडिडेट राइट टू द पॉइंट स्टार्ट करे, इधर उधर की बातें ना करे, जो इंपॉर्टेंट है वहीं से स्टार्ट करे। तो आपने अच्छे से वो किया है। इट मीन्स दैट एग्जिस्टेंस implies being pursued. So good. If a thing exists and is not pursued, then it would imply simply be contradiction. Good. To understand it clearly, let's revive the Locke's theory of a substance, which is the source of exist percepi. Okay. Locke talked about two distinct qualities of substance, namely primary secondary. Okay. Berkeley rejected this distinction and concluded that just like a secondary qualities, primary qualities too are subjective and depend on mind. Okay. Thus, he concluded that objects are nothing but qualities which itself are sensations or perceptions. That is, ओके, ये वैसे करने की ज़रूरत नहीं थी। ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्वालिटीज, क्वालिटीज इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकते थे आप। हम मैथमेटिकल वे में फिलोसॉफी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिलोसॉफी और मैथमेटिक्स में डिफरेंस है, तो इसको हमने नज़रअंदाज नहीं करना है इस डिफरेंस को, तो वो आना चाहिए आंसर्स में। ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्वालिटीज, ये हमें जज करना पड़ता है ना कि कैंडिडेट क्या बताने की कोशिश कर रहा है। सो ऐसे कॉम्प्लेक्स मत क्रिएट करिए अपने आंसर में, जो पता नहीं, यानी रिलेटिव होता है, हर इवेल्युएटर का अपना ओपिनियन होता है। सो कोई समझेगा यार ये क्या लिख दिया कैंडिडेट ने, और कोई कहेगा कि ठीक है इसने बहुत सिंपल वे में इसको रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की है। सो वो डिपेंड करता है कि इवेल्युएटर कैसे देखता है। सो रिस्क फ्री जोन में काम करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आप क्यों अपना पूरा एक अटेम्प्ट इस एक छोटे से पॉइंट पे, क्योंकि एक एक मार्क्स से फर्क पड़ता है, आपको भी ये सब जानते हो, मैं नहीं कोई बताने की जरूरत आपको। सो प्लीज फोकस करिए कि आप इस पे एक फर्म पॉलिसी बना लीजिए कि मैं ऐसा लिखूंगा या नहीं, और उसके अनुसार आगे जाइए। ठीक है। अकॉर्डिंग टू बर्कले, सब्सटेंस ऑफ लॉक इज नथिंग outside perceptions. Hence, material world doesn't exist independent of mind. Implications of fascist percepi, refutation of materialism, refutation, subjective idealism, subjective as objects are dependent, mm, as no outer independent reality. Establishment of theism, God is the ultimate perceiver. However, Berkeley anticipates few problems. How object exist when not perceived. तो वही तो ऊपर आपने सॉल्यूशन लिख दिया है, फिर आपने यहाँ पे एंटिसिपेशन का पॉइंट लिखा है। तो ऐसा मत करिए, इसको एक फ्लो में आने दीजिए। ये जो स्ट्रक्चर थोड़ा सा बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है, इसको एक प्रॉपर फ्लो में लाइए कि हाउएवर, ये जैसे implications ऑफ एसेस्ट परसेपी लिखा है ना, उसके पहले आप ये लिख सकते थे कि हाउएवर the Berkeley's the concept of assessed percepy have been objected upon by or have been questioned by philosophers in following format, like how object exist even when not pursued, difference between the real and images, what is that, so do we eat and drink ideas, तो ये पहले लिख देने हैं, उसके बाद में फिर बकले का आर्ग्यूमेंट आना चाहिए इन ऑर्डर टू, कि कैसे बकले ने कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करने का प्रयास किया है कि उसके सॉल्यूशंस दे, जो कि आपने वो गॉड वाला जो एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, एक्सप्लेनेशन दिया है, वो यहाँ पे आंसर करता है कि जब ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करते तो गॉड उसको परसीव करता है, गॉड का माइंड उसे परसीव करता है, तो वो भी एक सब्जेक्टिव माइंड है। उस कंसर्न में ये उसको सरफेस करने का प्रयास करते हैं उस आर्ग्यूमेंट